गोज थ्योरम। भाई गोज थ्योरम को समझने से पहले आपको समझना है कि ये थ्योरम बनाई क्यों गई है और किसके लिए एप्लीकेबल है। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर के इनसाइड में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, ये पढ़ते आए हैं। गोज थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी अनक्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट जो चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहे हैं और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ। मीनिंग समझना है बस, और कुछ नहीं है इसमें अलग जो आपको समझना है अगर पीछे का क्लियर है तो। जैसे कि ये लाइट नहीं चल रही क्या, जैसे कि एक बलून है, मान लीजिए एक बलून है आप लोगों के पास, जिसको आपने हवा से भर के बंद कर दिया है, तो सरफेस कैसी होगी, क्लोज सरफेस होगी। उसके अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है, बलून के अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है। क्या बलून कंडक्टर है? नहीं है। मींस अब हम जिक्र करने वाले हैं कोई भी एक एनक्लोज सरफेस जो कि कंडक्टर नहीं है, उसके अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा ना, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर रहेंगी, इसके बराबर रहेंगी। तो चलो इस सरफेस को जानते हैं, ये सरफेस क्या है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, इसमें पहले हम फ्लक्स को पढ़ने वाले हैं। फ्लक्स कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना, एक अच्छा सा टॉपिक जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पढ़ा जा सकता है। इस फ्लक्स को पढ़ने के लिए जरूरी है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना। मान लीजिए आपके पास कोई एक पाइप है, ये वाला पाइप, इसके अंदर से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाटर की स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन पता है क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर लाइन में वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल की वेलोसिटी से, उसी को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। यहां पे आपको कुछ स्ट्रीम लाइन दिख रही होगी, 4 स्ट्रीम लाइन है। अगर हम एक स्ट्रीम लाइन का वाटर मेजर करें तो इस पाइप के अंदर का टोटल वाटर का जो अमाउंट है वो मेजर कर सकते हैं। इस टोटल अमाउंट के फ्लो को इस पाइप के इनसाइड, ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर जो मेजरमेंट होगा, इस फ्लो के मेजरमेंट को करना क्या कहलाएगा हमारे पास? फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स। ये फ्लक्स किसी भी टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और ये डिपेंड किस पे करता है? इस क्लोज एरिया पे डिपेंड करेगा ना। भाई पानी अगर इस पाइप से बाहर है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइंस का नहीं पता चलेगा, अमाउंट का पता नहीं चलेगा। तो कहां पता चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस एनक्लोज सरफेस के अंदर। तो किसी भी यूनिट को एक्चुअल उसके अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए उसको कहां होना पड़ेगा? क्लोज सरफेस के अंदर। ये जो क्लोज सरफेस होती है जिसमें ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है, इनके ऊपर हम एक एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ए का यूनिट क्या? एरिया क्या होता है? एक्चुअल में सरफेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, उसको बोलते हैं उसका एरिया। ठीक है, एरिया का वेक्टर मतलब क्या है? ये डायरेक्शन है आपकी उस एरिया की जिसको हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस एरिया का काफी यूज करना है, काफी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एरिया एक परपेंडिकुलर है उस सरफेस के ऊपर जिस सरफेस का एरिया हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये डायरेक्शन है। कहां है डायरेक्शन इसकी?
अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर ले रखा हुआ है। इस सरफेस को बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस। मेरे को ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट करनी है, तो सिर्फ किन इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट कर सकते हैं? जो कि कहां प्रेजेंट है? क्लोज सरफेस के अंदर। कहां प्रेजेंट है? क्लोज सरफेस के। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड प्रेजेंट है, उनको टोटल काउंट कर लेते हैं। किसके साथ? डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन किसकी? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इन ए क्लोज सरफेस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज define total number of field line are passing through a closed surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है डेफिनेशन? किन्हीं भी टोटल फील्ड लाइन को किसी भी क्लोज सरफेस में अगर काउंट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसे यूनिट वेक्टर एरिया दे रखा है तो मीन्स वो डायरेक्शन के साथ है। फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखोगे आप फाई से। ठीक है, फाई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इक्वल टू किसके बराबर है? ई डॉट ए। किसके बराबर रहेगा? ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट है, अगर इसको हटा दें तो फ्लक्स किसके बराबर आ गया? ये बेटा जी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? स्केलर होती है। तो बता दें फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स फ्लक्स फाई इज इक्वल टू किसके बराबर? ई डॉट ए। ई डॉट ए निकालें इलेक्ट्रिक इसका ऐसा यूनिट। फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर इनवर्स। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट बन गई? न्यूटन। किसकी ऐसा यूनिट है बेटा जी? फ्लक्स की। फ्लक्स की सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू टाइम सेंटीमीटर। क्लियर है? ये है, ये रहेगा बेटा जी आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक डायमेंशन फॉर्मूला और बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले फाई ई डॉट ए। खोल लें बेटा जी, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एरिया, यही है। और खोल लें बेटा जी, फोर्स क्या है? यूनिट में गड़बड़ है बेटा जी। न्यूटन कूलम कहाँ गया फिर? कूलम इनवर्स आएगा ना।
ये और ध्यान रखना भाई, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। क्लियर है? चलो, फोर्स की यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू IT एम्पियर टाइम इनटू में एरिया, लेंथ इनटू में ब्रेथ। इसको जरूर ध्यान रखना, फ्लक्स में कभी भी न्यूमेरिकल निकालोगे तो एल और बी अलग अलग दिया हुआ मिलेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L2। कर ले सोल्व बेटा जी। m तो 1 ही रहेगा, t देख, l देखो कितना है, 2 और 1 3, l कितना हो जाएगा 3, t देखो कितना है, ये -2, ये ऊपर जाएगा तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ए और रख ले, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस। 5 के साथ ई लिखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, समझ आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस। इसको एनक्लोज सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग होगी उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं? ये इसकी फॉर्मूला है ई डॉट। इसका भी आप डेफिनेशन बना सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन यूनिट वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया मतलब क्या है? डायरेक्शन के साथ एरिया। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये डेफिनेशन ज्यादा ठीक रहेगी। ये याद रखो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर एरिया। वेक्टर बोल रहे हैं तो ये यूनिट क्या, पोजीशन वेक्टर के लिए ही लगाया जाता है। इस पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटा जी ए का वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही होता है मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कौन सा एंगल आएगा? अब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कौन सा रहेगा? कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कौन सा रहेगा? अब यहां आ जाओ एक बार, ये इधर देखो, अभी एरिया वेक्टर है ये और ये फील्ड लाइन है ऐसे। मैं ये कहूं कि इस एंगल को, इस वाले एंगल को हमने चेंज करके ऐसे कर दिया 60 डिग्री। पहले कितना था, अब कितना कर दिया? ये पूछेगा वाटर का अमाउंट कितना ज्यादा पास होगा या कम पास होगा? बताएं, ज्यादा होगा कि कम? भाई ज्यादा होगा कि कम, वो फाइंड आउट करना है। पहले मान लीजिए कितना अमाउंट पास हो रहा था 4, एरिया था आपके पास 10 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना पास हो रहा था ये निकाल सकते हैं। 4 इंटू में 10 इज इक्वल टू कितना? 40। इतना पास हो रहा था जब एंगल कितना था 90 डिग्री। अब सोल्व करेंगे, 4 इंटू में ये 10 है एरिया, इंटू में क्या चेंज कर दिया? एंगल। एंगल चेंज होगा तो कौन सी प्रोडक्ट हो रही है? कोस थीटा। कोस थीटा हटा दें तो कोस 60 आएगा। कोस 60 कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो अमाउंट कितना रह जाएगा? कम हो जाएगा, और भी 0 कर दे तो 1 आ जाएगा, सेम अमाउंट रहेगा। क्लियर है? ये ऐसे आपने फाइंड आउट करना है, ऐसे पोजीशन होती है। ठीक है, चलो चले। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर। रीजन, तो हमेशा वेक्टर की प्रोडक्ट क्या रहेगी? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट भी हमेशा स्केलर क्वांटिटी की जा सकती है। ठीक है, ऐसा यूनिट निकाल देंगे तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर इनवर्स, एरिया मीटर स्क्वायर, और E इज इक्वल टू एफ बाई चार्ज की कूलम्ब इनवर्स। तो क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास रह जाएगा न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स, ये इसकी फील्ड रह जाएगी। और इधर आप निकालेंगे तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी डाइन कूलम्ब स्टेट कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट रहेगी। डायमेंशन फॉर्मूला इसका रहेगा m1 L3T - 3A इनवर्स। क्लियर है? चलो छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके न्यूमेरिकल है ना 2000 के बाद आने बंद हो गए थे पेपर में। ठीक है,
पर फिर भी भाई कहीं ना कहीं तो मिलते ही। ये देखो क्या कहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6I यूनिट कैप, 3J यूनिट कैप, 4K यूनिट कैप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया। सरफेस ऑफ एरिया कितना दे रखा है, 20 यूनिट्स। लाइन इन YZ प्लेन। आप वाला वो फैक्ट समझे, स्क्रू रूल क्या होते हैं। आपके पास कितनी एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कंपोनेंट आई के ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर होते हैं तीनों कंपोनेंट। तीनों के बीच में राइट एंगल होता है क्या नहीं। ये कह रहा है कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस एरिया को लाई कर रही है, वाई और जेड प्लेन पे। देखो ये वाई है और ये जेड है, तो लाई तो इसी प्लेन के ऊपर करेंगे कि नहीं। ये ऐसे बुक है ये वाली, ये ऐसे रखी हुई है जिसका एक फेज तो किसको, एक फेज तो वाई एक्सिस को लाई कर रहा है और एक किसको, जेड को। यूं रखी हुई है ऐसे, ठीक है। अब स्क्रू रूल कहता है इसको मैं ऐसे चेंज करूंगा यूं। तो ये देखो पहले एंगल इतना था क्या नहीं। अब ये देखो यहाँ पे ये ऐसे रखी हुई है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई, और ये नीचे वाली कौन सी है, जेड, और इसके इधर जो है वो कौन सी है, तो ये ऐसे होगी कि नहीं। और ये सरफेस पे ऐसे है, तो ये वाला सरफेस किसके पैरेलल, सरफेस एरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया आपका, एरिया हो गया क्या नहीं। और एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास गिवन है, E इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे कितनी, वाई पे कितनी, जेड पे कितनी। क्लियर है। ये ऐसे रखी हुई है, मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा तो एंगल चेंज होगा क्या नहीं अपने आप। ये जो एंगल चेंज होता है इसको स्क्रू रूल बोलते हैं, जिसमें पहले एंगल कितना था, प्लेन सरफेस के साथ 0 डिग्री, एक्स के साथ कितना है 0 डिग्री हो गया क्या नहीं। इसी साइड यूनिट वेक्टर एरिया और इसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जब ये एंगल ऐसे चेंज होगा तो एंगल अपने आप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इस तरफ आएगा तो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाला है आपका सरफेस एरिया यूं, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये आ गया इसका सरफेस एरिया। ये है सरफेस जो कौन से एक्स को लाई कर रही है, वाई जेड को। क्या निकालना है हमने, क्या निकालना है बेटा जी, फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, खोल के लिखो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कोस थीटा, आएगा कोस थीटा, ई ए कोस थीटा आ जाएगा। हमें पता नहीं कोस थीटा क्या है वो तो ढूंढना पड़ेगा। पहले ए की वैल्यू रखो कितनी है, 6I प्लस 3J प्लस 4K इंटू में एरिया, ये डॉट प्रोडक्ट एरिया कितना 20, ठीक है। यूनिट नहीं दे रखी भाई सेंटीमीटर मीटर, तो सीधा 20 ही ले लेंगे। ये वाई जेड प्लेन को लाई कर रहा है, वाई के ऊपर अगर मैं इसका एंगल देखूं वाई एक्सिस पे तो कितने डिग्री है, कोस 90, कोस 90 0, कोस 90। अगर कोस 90 निकालू मैं, ध्यान से देखो इधर, ये रहा वाई के ऊपर, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करूंगा तो आई इंटू में जे, ये तो आई है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के, और इसकी कोस प्रोडक्ट करवाऊंगा, या एंगल 90 है तो क्या हो जाएगा। अब इसकी निकालो, ये कौन से इस पे प्लेन पे, इस वाले पे, ये सरफेस, यहां का भी एंगल देखना एक बार कितने डिग्री है, ध्यान से समझो। ये वाली सरफेस ऐसे है और इसके ऊपर एरिया कितने डिग्री 90, मतलब अगर इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करूंगा तो भी क्या आएगा, इट्स मीन प्रोडक्ट किसकी और किसकी निकलेगी, ये भी कौन सी एक्सिस पे, एक्स पे, और ये भी कौन सी एक्सिस पे, देख लो ये रहा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हो गया क्या नहीं। और दोनों एक्स पे हैं तो इनकी मल्टीपल 6 इंटू में 20 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 120। कंपोनेंट कौन सा दे दें, आई क्या बता रहा है कि फ्लक्स किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे, डायरेक्शन भी है इसकी, है क्या नहीं। तो ये फ्लक्स क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन। बताओ समझ आया क्या, अलग अलग करवाऊं, अलग अलग भी इसका सॉल्यूशन है। देखो कैसे, ये लिख लिया हमने 6I प्लस 3J प्लस 4K, इसकी प्रोडक्ट करवानी है 20 यूनिट्स के साथ,
तो 20 यूनिट्स जो एरिया है वो आई जे के सबके ऊपर होगा, तीनों पे होगा ना ये। तो मैं इसको लिख देता हूं 20 आई प्लस 20 जे प्लस 20 की, ठीक है ये। अब देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ये हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगी बताओ, आई डॉट जे कॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री 0, इसकी इसके साथ 0, ऐसे ही निकलेगी सबकी। इसकी प्रोडक्ट आई की इसके साथ, इनके साथ इसका निकालना ही, क्योंकि डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस पे है, तो बाकी के साथ निकालने की कोई जरूरत है नहीं। क्लियर है? ये है बेटा जी आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को विद द डायरेक्शन। क्लियर है? इसमें सारे न्यूमेरिकल इस टाइप के मिलेंगे आपको, वाई जेड को प्लेन को लाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ऐसे। देखो a rectangular surface of side 10 centimeter and 15 centimeter, रेक्टेंगल आती है बनानी, चलो ये बना ली रेक्टेंगल, जिसकी एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर ये, और ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 वोल्ट मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई आर है क्या नहीं पोटेंशियल वाले में, तो ये किसके बराबर हो गया, सीधी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एक इसके पॉइंट ऐसे चार्ज इसके अंदर फिट है, नॉर्मल टू द सरफेस एंगल इज 60 डिग्री। एंगल कितने डिग्री है, ये तो है एक्स एक्सिस, और इसी के नॉर्मल टू द सरफेस कितने डिग्री है 60 डिग्री। ये देख लो भाई, सरफेस से 60 डिग्री पे एंगल चेंज कर रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस, क्या निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो कोस थीटा कितना, कोस 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है 1/2, कर दो पुट। फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, एरिया है क्या, या निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालो। पहले तो देखो यूनिट किस में है, सेंटीमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, बनाए बेटा जी, पहले तो 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? इनटू में एल इनटू में भी मर्जी है आपकी, जो नहीं फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जैसे अगर पहले मल्टीपल कर दोगे तो एरिया का स्क्वायर होता है, तो डिवाइड में 10 का स्क्वायर करना 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो मत भूल जाना, ठीक है। इसीलिए अपना अलग अलग कर लिया करो भाई, ये 15 डिवाइड बाई 100, क्योंकि आप सीधा कर दोगे ना तो 150 को फिर 100 से डिवाइड कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगी, ये गलती होती है, ठीक है। फिर क्या करना है, कितना टाइम लगना है, ये लो बेटा जी 10 की पावर 4, एक पावर से एक कैंसिल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू में 10 की पावर -3, एरिया आ गया कि निकाल दो फिर। एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू में 10 की पावर -3, और cos 60 कितना होता है 1/2, काट कर लो इसको, सोल्व करोगे तो 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30, 30 और 7 इंटू में 10 की पावर डिवाइड बाई 2 से इसको मल्टीपल डिवाइड कर ले भाई, 2 1 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 5 जा, बताओ क्लियर है क्या। और चेंज करना हो तो कर लें इसको, 100 से मल्टीपल 100 से डिवाइड, इसको 100 से मल्टीपल करोगे तो 1.875 इंटू में 10 की पावर -1 रह जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीपल और 100 से डिवाइड, बताओ क्लियर है क्या,
कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है। इनकी सीधी मल्टीपल करो तो 150 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 करना पड़ेगा। अब चेंज होगा ये किसमें, क्योंकि एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बताओ क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएं क्लियर है क्या? क्लियर है, चलें आगे। करोगे ट्राई? कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू, देखो कौन सी एक्सिस पे है, कौन सी एक्सिस पे है? आई का यूनिट कैप बता रहे हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या जो मैंने बनाया था वही डायग्राम है सेम? इधर है वही डायग्राम। चलो ये कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर। ये जो है ना ये क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड कितनी है? सारी साइड क्या होती हैं इसकी? सेम होती हैं कि नहीं होती हैं? ये स्क्वायर है जिसके ऊपर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसकी वैल्यू भी गिवन है 3 गुणा में 10 की पावर 3। व्हेन इज प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, ये पैरेलल किसके है? वाई जेड के पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना एक्स एक्सिस के, तो पैरेलल किसके होगी? इसके और इसके, ये पैरेलल है। तो पहले में तो आपने निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स, इसका फ्लक्स क्या होगा। तो पहले में तो फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा पैरेलल टू द प्लेन। कोस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, किसके बराबर होता है? तो फॉर्मूला क्या बन गया? ई ए बन गया क्या नहीं? ई कितना है? 3 गुणा में 10 की पावर 3। आई पे, सिर्फ आई पे, वाई जेड से मैं कोई लेना देना नहीं। क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है, क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितना है? 10, ये लो सेंटीमीटर के, ये लो सेंटीमीटर के। क्लियर? ये जरूर कर लेना, इसको गलती मत कर देना भाई। कुछ कटता है 2 0 से, 2 0 से, क्लियर है? 1 0 ऊपर बच गई, कितना आ गया फ्लक्स? 30। यूनिट 2 न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। क्लियर है? ये फ्लक्स है। अब कह रहा है बेटा जी स्क्रू रूल लगा दिया, इसको कितने एंगल पे चेंज कर दिया? 60 डिग्री। देखो ये चेंज कर दिया, यहां था पहले इस तरफ, इस फेज को यूं पलट दिया, कितने डिग्री? ये 60 में चेंज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये थी इसके ऊपर एरिया कितने डिग्री चेंज हो गया? तो ये लगा लो, चाहिए लगा लो एक ही डायग्राम में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूं थी और एरिया भी क्या था? इसके पैरेलल नहीं था, इस फील्ड के बिल्कुल क्या था? पैरेलल था इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स एक्सिस पे। और अब एंगल हो गया 60 डिग्री, तो फील्ड के बीच में और इसके बीच में एंगल क्या बन गया? तो वही तो बन गया। तो फील्ड एरिया ये cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। क्लियर है? इसी फ्लक्स का सेम 1/2 निकाल दें, क्योंकि फ्लक्स तो ऑलरेडी निकला हुआ है, चेंज क्या हुआ है? एंगल। तो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वैसे आपको। फाई इज इक्वल टू ई ए cos 60 डिग्री। ई की वैल्यू वो निकाल रखी है यहाँ तक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू कितना है? 30 इंटू में एंगल कितना हो गया? कितना हो गया? 15 न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो बेटा जी, पहले था सरफेस के प्लेन ऐसे, एरिया ये वाला था क्लोज, इसके अंदर से निकल रही थी वो। अब हमने थोड़ा सा एरिया चेंज कर दिया, ऐसे किया ना चेंज। एरिया चेंज करेंगे तो एक्स एक्सिस के थ्रू जो चीज पहले पैरेलल जा रही थी अब इसके आगे आ गई, मतलब इसमें से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो कम हो जाएंगी कि नहीं? कम होगी। 90 पे क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। वही 90 में जाते जाते और कम हो जाएंगी। ये एंगल बिल्कुल ही 90 हो जाए तो 90 होते तो बिल्कुल 0 हो जाएंगी। cos 90 क्या हो जाएगा? तीनों क्वेश्चन बेटा जी एनसीईआरटी भी करवा दी है, दोनों कंपटीशन के भी करवा दिए और उसका भी करवा दिया है। ठीक है,
पूरा कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का। डाउट रह जाए फिर भी पूछ लेना, कोई बात नहीं। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, उस फ्लक्स को वेरीफाई करने के लिए बनाई गई एक लॉ है, बनाया गया एक लॉ है जो अपनी एप्लीकेशन देता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। और वो सरफेस एक स्पेशल सरफेस है जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। ये एप्लीकेशन, ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस होती है जिसका फ्लक्स जो रहेगा वो फ्लक्स है ना 1/ε0 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर होता है। समझे क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एनक्लोज सरफेस है, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा जी? क्वेश्चन आता है गॉस लॉ किसके लिए वेरीफाई होती है? ओनली फॉर गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस सरफेस को एनक्लोज्ड सरफेस भी बोलते हैं या आप क्लोज सरफेस भी बोल सकते हो। इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है एक चार्ज, ठीक है, ये यूनिट चार्ज, और ये यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से सरफेस को कट करती है उस सरफेस का एरिया ये, ठीक है। सरफेस बोल रहे हैं तो सरफेस एरिया डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल है तो डीएस और पूरा है तो क्या लिख देंगे? एस। बुक में एस लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? ये है। अब ये कहता है कि गॉस थ्योरम होती क्या है? ध्यान से समझे गॉस थ्योरम क्या होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर इक्वल टू द 1/ε0 टाइम, 1/ε0 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर present inside enclosed surface is called Gauss law। समझे बेटा जी क्या कह रहा है? ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का, इस क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर रहेगा? ये लो, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम। व्हाट इज ε0? ε0 इज ए परमिटिविटी। क्या है ये? है कि नहीं? इतने टाइम परमिटिविटी इक्वल होता है फ्लक्स के जो चार्ज प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव है तो क्यू हो जाएगा, नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ क्यू हो जाएगा क्या नहीं? इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। आया समझ में? फिर से देखो, इस क्लोज सरफेस में जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इक्वल है किसके? 1/ε0 टाइम चार्ज। जो चार्ज उसमें प्रेजेंट है उसको अगर 1/ε0 से मल्टीपल कर दिया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। क्लियर है? ये है बेटा जी आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू के क्या होती है? बराबर। अब मेरे को ये बताओ फाई किसके बराबर होता है? फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है कि नहीं? और फ्लक्स किसके बराबर है? उस सरफेस के जिसकी क्या निकाल रहे हैं? अभी क्या ली थी सरफेस? डीएस।
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसके बराबर होता है क्या नहीं, या एरिया लिख दे एरिया के बराबर होता है क्या नहीं। अगर ये इसके बराबर है ऐसे मैं लिख देता हूं आपको डाउट ना हो, यूं होता है क्या नहीं, ये एक ही जगह वो स्मॉल सरफेस ली है। अगर ये इसके बराबर है तो इसको मैं खोल के लिखूं तो ये आ गया कि नहीं, ये फ्लक्स इसके बराबर और वहां पे फ्लक्स किसके बराबर, क्या दोनों फ्लक्स एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी क्या है, इसका मतलब ये लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। बताओ क्लियर है, इसको बोलते हैं गोस थ्योरम। ठीक है, गोस थ्योरम एक ऐसे प्रिंसिपल है जिसमें किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है, ये बेटा जी आपका गोस लॉ, इसको बोलते हैं गोस थ्योरम। बताओ समझ आई क्या, क्लियर है। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है कि ये गोस थ्योरम वर्क कैसे करती है, क्या ये सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। पेपर में आता है तो ये वाला टॉपिक प्रूव करना आता है या इसकी एप्लीकेशन आती है फिर। ठीक है, चलो लेट अस कंसीडर एक एनक्लोज सरफेस है कि नहीं, या गॉसियन सरफेस आर प्रेजेंट पॉजिटिव यूनिट चार्ज Q and electric field with a direction due to external charge. Can external charge is deduce, या फिर हम बोल सकते हैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल सकता है इस चार्ज के ऊपर जो हम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर पढ़ रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाहर प्रेजेंट चार्ज का। हमें सिर्फ इसी चार्ज की वजह से कुछ जानना है, बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, कहाँ क्या चार्ज है कहाँ पे क्या है कुछ नहीं लेना देना। क्लियर है, ये चार्ज जिस सरफेस से निकल रहा है उस सरफेस को हमने यहाँ पे ये सरफेस मान ली ds। ठीक है, ये सरफेस एक्चुअल में ध्यान से देखोगे ना तो ये एक पूरी सरफेस बनेगी ऐसे ही। 3D है, स्फीयर है, स्फीयर है तो एक ऐसी सरफेस आपको पास नजर आएगी, स्फीयर ही बन के आ जाएगी। ठीक है, और ये स्फीयर का स्मॉल एरिया है ds। निकाले, चलो बेटा जी ये है आपके पास, थोड़ा सा आप लिख देंगे इसके बारे में। लेट अस कंसीडर ए चार्ज आर प्रेजेंट inside closed surface electric field is E on small surface area ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यही होता है बेटा जी। चलो फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हटाओ बेटा जी, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। देखो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो इस सरफेस के ऊपर, तो इसका और इसकी डायरेक्शन सेम एक्सिस पे, एंगल कितने डिग्री, 0 डिग्री। अगर कोस 0 डिग्री पुट करें, कोस इज इक्वल टू 0 डिग्री, कहाँ पे, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या रह गया, यही तो निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई अभी निकाला हमने, कितना होता है Q बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया, यही निकालना है। अच्छा आर स्क्वायर ये लो, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में एरिया। क्या निकालना है, क्या चाहिए, एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए, स्फीयर का। स्फीयर का एरिया निकालोगे तो क्या होता है बेटा, 4 पाई आर है, रख दें एरिया की जगह पे। फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बच गया, मैथमेटिकली प्रूफ है। फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई डॉट डी एस, है कि नहीं। ई डॉट ए लिखा था, सीधा एरिया रख दिया था। डीएस का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। उसको आप कर सकते हो। चलो इसको आप इससे सोल्व करके देख लेंगे। बड़ा जो डी ए लिया है ना या फ्लक्स लिया है, यहाँ पे स्मॉल चेंज इन स्मॉल एरिया लिया है, तो आप इसको चेंज करके स्मॉल कर लेना बेटा जी। ये लो डी एस कोस थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, डी एस कोस थीटा। ध्यान रखना बेटा जी, कभी भी फ्लक्स ये जो आप लगाओगे ना क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के लिए सिंबल रहेगा ये। इंटीग्रेशन के ऊपर क्या लगा दोगे, सर्कल मार्क कर दोगे। जैसे गोस थ्योरम निकाली थी ना हमने, इसमें एक गणित बढ़ रहेगी। ये जो क्लोज सरफेस लिखते हैं ना, ये फाई जो रखते हैं और इसके बराबर है, कहीं यूज किया है क्या, हाँ ये यहाँ पे जो फाई है ये किसी भी क्लोज सरफेस में होगा, ठीक है। तो ये जो है वो एनक्लोज सरफेस, एनक्लोज सरफेस के लिए आप कैसा सिंबल रखोगे, इंटीग्रेशन के साथ ही, ठीक है। तो ये हो गया। इधर आओगे तो एनक्लोज सरफेस, इसका यहां पे आपने रखना है। क्लोज सरफेस में क्या रहेगा आपका, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इस सरफेस का, एस हो जाएगा। और एस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, जो कटता है वो कट जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। प्रूव हो गया, इसको बोलते हैं प्रूव ऑफ गोस थ्योरम। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लो इसका भी। A Gaussian surface is enclosed a charge of 8.85 into 10 की पावर इनवर्स 8 कूलम। किसकी वैल्यू दे रखी है, Q चार्ज की 8.85 इंटू 10 की पावर इनवर्स 8 कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड थ्रू द सरफेस। क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी बेटा जी, इनटू में 10 की पावर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये है बेटा जी। कुछ कटता है तो काट दो, इससे पूरा ये ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 10 की पावर न्यूटन मीटर कूलम। बताओ क्लियर है क्या, पहला पार्ट। सेकंड देखो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल। जो गॉसियन सरफेस थी ना, यही है गॉसियन सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, जरूरी नहीं क्लोज स्फीयर हो, कोई रेक्टेंगल हो सकती है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है, इसके अंदर एक चार्ज परसेंट है क्यू, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कहता है इसकी रेडियस, पहले इसकी रेडियस कितनी थी, अब इसकी रेडियस कर दी 2r, डबल कर दी। ये कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा। सोचे बेटा जी, फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, चार्ज कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी पास हो रही है,
या फिर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो कितनी हो रही है। मेरे को ये बताओ, सरफेस बढ़ाने से क्या चार्ज बढ़े? क्या चार्ज ही नहीं बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी सरफेस के एरिया को बाद में चेंज करने से, डबल कर दो, कम कर दो, चाहे कुछ कर दो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे या फ्लक्स पे कोई इफेक्ट, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन। तो ये रहेगा, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल, हाउ मच would the flux change? No, electric flux are not changed because electric charge are same present inside a closed surface, क्योंकि closed surface के अंदर जो present charges हैं वो अभी भी क्या है, सेम है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स originating for a charge of 1 coulomb given epsilon naught is equal to 8.85 into 10 की पावर इतना इतना इतना। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू कितना है? एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू में 10 की पावर, यही है। ये सोल्व करना है, इसको सोल्व करके लिखना है आपने। इसको सोल्व करोगे तो यहां से 2 जीरो हटा लेना, ये कितना हो गया 100 डिवाइड बाय क्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू। फिर वही गलती कर रहे हो, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 तो, और के का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 1/4 पाई कहाँ गया फिर? ये तो खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इसको डिवाइड करना है भाई, इनटू में 10 की पावर इनवर्स 12, खोल लो, 10 से गुणा 10 से भाग, 10 से गुणा करोगे तो ये वाली तो पावर क्या हो जाएगी कम, सॉरी कम नहीं करनी, ये वाली पावर क्या हो जाएगी ज्यादा, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर हो जाएगा -13, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -13। इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 पॉइंट समथिंग को आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू में 10 की पावर -13 यूनिट देनी है फ्लक्स को, क्या न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स, 10 की पावर -13 अप्रोक्स। क्लियर है? क्लियर है भाई? आप लोग करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करें।